बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। बालूशाही एक रिवायती मिठाई है जो कि सभी को पसंद होती है और मुख्तलिफ त्योहारों पर भी खाई जाती है, और लेकिन हलवाइयों से मंगवा कर खाई जाती है। देखने में जो कि बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से बालूशाही आप घर में बना सकते हैं और इतने ईजी वे में कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बालूशाही बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप के करीब मैदा ले लिया है। मैदा आप छान कर लीजिएगा। उसमें 1 टीस्पून के करीब हम शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर। मैदा और बेकिंग पाउडर को हम हाथ की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 कप हम डाल देंगे असली घी। ये होममेड असली घी है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। इससे हमारी मिठाई बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट की बनेगी। मैदा और घी को हम आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें सिर्फ मैदा और घी को सिर्फ मिक्स करना है। अभी इसमें हम किसी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें 1 पिंच के करीब मैं सॉल्ट शामिल कर दूंगी। ये रेगुलर सॉल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। किसी भी मीठी चीज़ में जब हम नमक शामिल करते हैं तो उसकी मिठास को 4 चांद लग जाते हैं। तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बाइंड करना शुरू करेंगे। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि आटे को हमने बिल्कुल स्मूथ नहीं गूंदना है, बस हमने आटे को पानी डाल डाल के सख्त सा कंबाइन करना है। और पानी हमने इकट्ठे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत मामूली सा पानी हम इसमें डालेंगे और आटे को एक साथ कंबाइन करते चले जाएंगे, गूंदेंगे बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बात को जोर देके इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो शेप आपकी नहीं आ पाएगी बालूशाही की, जो कि हलवाइयों जैसी आती है। अगर हलवाइयों जैसी शेप देनी है तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरीके से आटे को सिर्फ कंबाइन और गैदर करना है। ये देखिए तमाम आटे को हमने गैदर कर लिया है, कंबाइन कर लिया है। अब इसको हम कवर करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब हम इसका शीरा तैयार कर लेंगे। जब तक शीरा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है। 2 कप मैंने यहाँ पे पैन में चीनी ऐड कर दी है। अब इसमें मैं 1 कप पानी शामिल कर दूंगी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जितनी आपने चीनी लेनी है उसकी हाफ क्वांटिटी में आप पानी शामिल करेंगे। 4 से 5 छोटी इलायचियों को बीच में से मुंह खोलने के बाद इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो 1/2 टीस्पून आप इलायची पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे। चीनी को हमें पानी में हल करना है अच्छे तरीके से। इसे हमें 2 तार की 1 तार की चाशनी नहीं बनाना। बस जब पानी में चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस। ये देखिए चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर के शामिल कर दूंगी। इससे हमारी चाशनी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम इनमें बालूशाहियाँ ऐड करेंगे तो उनका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फूड कलर ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि शीरा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं हम अपने डो की तरफ। रेस्ट पर रखे हुए डो को 20 मिनट हो चुके हैं। अब डो को हमने इस तरह से उठाना है और इसको इस तरह से तोड़ना है। ऐसा हमें इसलिए करना है ताकि आटा और मज़ीद रफ़ हो जाए। जितना रफ़ और टेढ़ा मेरा आटा होगा बालूशाहियों का टेक्सचर उतना ही ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन सा आएगा। आटे को हमने इस तरह से तोड़ तोड़ के रफ़ कर लिया है। अब मैं इसका एक थोड़ा सा इस तरह से पोर्शन लूँगी। जितना पेड़ा आपने बालूशाही का रखना है उतना पोर्शन आपने यहाँ लेना है और इस तरह से हमने हल्के हाथ से सिर्फ इसको रोल करना है कि थोड़ा सा रोल शेप इसकी आ जाए। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं हल्के हाथ से कर रही हूँ। ये देखिए गोल गोल शेप इसकी आ रही है। यही बेहतरीन शेप है इसकी। जैसे हमने इसको राउंड सी शेप देनी है कि ये इस तरह से गोल गोल घुमा हुआ भंवर की तरह से इसका शेप आ रहा है। अब ये देखिए मैंने डोई के पीछे का हिस्सा ले लिया है। अब मैं इसके बीच में इस तरह से होल कर दूंगी डोई के पीछे के हिस्से से। आप चाहें तो आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिंगर की मदद से भी आप इसमें होल बना सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमने होल बना लिया है इसका। ये इस तरह से हमने बना बना के तमाम बालूशाहियों को रेडी करके रखना है। होल हम इसलिए करते हैं कि फ्राई करते वक्त बालूशाही अंदर तक से पक जाए। ये देखिए तमाम बालूशाहियाँ मैंने रेडी करके रख ली हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम ऑयल की तरफ। कढ़ाई में हम अच्छा खासा ऑयल ले लेंगे। आप घी में चाहते हैं तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। थोड़ा सा पीस डाल के हम चेक करेंगे। देखिए इस तरह से अगर बबल्स उठ रहे हैं तो ये समझ जाइए कि ऑयल आपका गरम हो चुका है। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पर ही गरम करना है, लेकिन जब गरम हो चुके तो फिर आपने ऑयल की आंच को बिल्कुल धीमा कर देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है और लो में ही हमने बालूशाहियों को इसमें ऐड करना है। अब एक एक करके बालूशाही मैं इसमें ऐड करती चली जाऊँगी। फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, वरना आपकी बालूशाहियाँ सौखी सी बनेंगी, आटे की तरह से बन जाएंगी। वो टेस्ट और वो टेक्सचर नहीं आएगा आपका जो कि बालूशाहियों का होता है। बस धीमी आंच पर ही हमने इसको तलना है। बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन बहुत परफेक्टली हमारी बालूशाहियाँ बन के रेडी होती हैं। जब ये नीचे की साइड से पिंक हो जाएगी तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका टेक्स्चर लग रहा है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी बालूशाहियाँ बन के रेडी हो रही हैं।
बस आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। धीमी आंच पर आपने इस तरह से इसको सेकते रहना है। जब एक तरफ से कलर आ जाएगा और क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर हम इनके साइड टर्न कर देंगे और उस तरफ भी बहुत सब्र से काम लेना है। और जब वो पिंक हो जाएंगी और क्रिस्पी हो जाएंगी तो फिर हम इनको शीरे में ट्रांसफ़र करेंगे। बस ये देखिए व्यूअर्स, बालूशाहियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हो चुकी हैं। देखिए चमचा मार के भी मैं देख रही हूँ हार्ड हो चुकी हैं ये अच्छी खासी। अब मैं इनको 1 बाय 1 शीरे में ट्रांसफ़र करती चली जाऊँगी। शीरे में ट्रांसफ़र करते वक्त शीरे का टेम्परेचर लुक वार्म सा होना चाहिए, मतलब नीम गर्म होना चाहिए, ताकि ये शीरा अच्छी तरीके से अंदर से पी ले। ईद हो, मिलाद हो या कोई भी आपके घर में तकरीब हो, आप उसमें ये बनाइए। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। बाजार से आप इतनी महंगी महंगी बालूशाही लेकर आते हैं, घर में ही बनाइए, घर में तैयार की हुई। आपका दिल भी खुश होगा और बांटने में भी आपको बहुत खुशी होगी। तमाम बालूशाहियाँ हमने शीरे में डाल दी हैं। अब इसको इन्हीं में पड़ा रहने देंगे। अब जो बालूशाहियाँ बच गई थी उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं उसी प्रोसेस से। अब जो बालूशाहियाँ मैंने शीरे में डाली थी उनको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और 10 से 15 मिनट आपने इनको उलट पुलट करते रहना है। इस तरह से ये हर तरफ से जो है वो शीरा सोक कर लेंगी। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ ताकि हम दूसरी बालूशाहियाँ जो तैयार कर रहे हैं वो हम शीरे में ट्रांसफ़र कर सकें। ये लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाजार जैसी हलवाई जैसी बालूशाहियाँ घर में ही रेडी हो चुकी हैं। माशाल्लाह इनका लुक कहीं से भी हलवाई से कम नहीं लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती हैं। इसे ईद पर बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। किचन में बनाने जा रही हूँ एक अरेबियन डेजर्ट उम अली, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सी रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी मेरी पिछली रेसिपीज़ की तरह। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में 2.5 कप्स जो है वो दूध ले लूँगी। मैं यहाँ पे डिग्री का प्री बॉइल्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे प्री बॉइल्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका प्री बॉइल्ड नहीं है तो आप पहले बॉईल कर लीजिएगा। मैंने प्री बॉइल्ड यूज़ किया है तो इसलिए मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून के करीब इलायची का पाउडर। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप शुगर। शुगर को हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। शुगर मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप के करीब ही फीका खोया। इसको भी हम अच्छी तरह से स्पून से मैश करके मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल मर्ज हो जाए, इसमें ज़रा सी भी लम्स या गुठली ना रहे। खोया अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप के करीब क्रीम। क्रीम आप टेट्रा पैक की कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा इतना पानी डालूंगी कि ये मिक्स हो जाए। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी एक अच्छी सी स्लरी बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूँगी और आप देखते जाएंगे कि ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। 3 से 4 मिनट में ही ये मिल्क गाढ़ा हो जाएगा। 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे और चमचा हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें मलाई वगैरह ना जमे। ये देखिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट में ही मिल्क की कंसिस्टेंसी देखिए थोड़ी सी थिक हो चुकी है। बस हमें इतना ही थिक चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी में ही चाहिए। बस अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये मिल्क हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब अरके गुलाब। बस अरके गुलाब डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब हम एक माइक्रोवेव सेफ ट्रे ले लेंगे। उसमें मैं यहाँ पे रखूँगी बाकर खानियाँ। अगर आप बाकर खानी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ब्रेड नान भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पर डालूंगी थोड़े से बादाम पिस्ते। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से जो है वो ड्राई फ्रूट इस पर यूज़ करना चाहते हैं। जो भी आप यूज़ करना चाहें वो इसमें डालें। थोड़ी सी रेज़न्स मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब मैं डालूँगी इसमें डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़ा सा इस पर वो स्प्रिंकल करूँगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। और अब हम इस पर वो मिल्क पोर करेंगे जो हमने प्रिपेयर किया था। मिल्क पोर करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से टॉपिंग करेंगे मेवों की। फिर हम थोड़ी सी रेज़न्स डालेंगे। आप चाहें तो आप इसमें छुआरे भी काट के डाल सकते हैं। जो भी आप मेवा यूज़ करना चाहें, ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहें, आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा खोपरा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। अब 160 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में इसको 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। ऊपर से ब्राउन जब हो जाए आप इसको ओवन से निकाल लीजिएगा। यही इसकी खूबसूरती है। ये लीजिए, उम अली डेजर्ट रेसिपी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेटर में निकाल के आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए कितनी शानदार लग रही है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। ये जो सोक कर लेती हैं मिल्क को जो हमने बनाया था उससे ये सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा लजीज है, इसका टेस्ट आ जाता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत यमी लगता है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। थोड़ा सा मिल्क इसके ऊपर पोर करेंगे और फिर इसे हम ट्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा लजीज ये रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यमी से कोकोनट मिल्क लड्डू लेकर आई हूँ जो कि फेस्टिवल स्पेशल है। आप किसी भी फेस्टिवल में या त्यौहार में इन्हें बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही धीमी आंच में मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं 1 प्याली के करीब डेसिकेटेड कोकोनट शामिल कर दूँगी और इसको हम जब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक के लिए अच्छी सी स्मेल नहीं आने लगती और फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब घी। आप घी या बटर यूज़ कीजिएगा, ऑयल यूज़ मत कीजिएगा। अब मैं डाल दूंगी 3/4 कप के करीब जो है वो डेयरी का पका हुआ मिल्क मैं शामिल कर दूंगी इसमें, और 3 टीस्पून के करीब मैं इसमें नॉर्मल शुगर ऐड कर दूंगी और मैं इसको तकरीबन शुगर मेल्ट होने तक थोड़ा सा पकाऊंगी। शुगर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ये मिल्क लिया है। पाउडर मिल्क है ये, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का यूज़ कर लीजिए। हाफ मैंने अभी डाला है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डाल के जो है वो मिक्सअप करते जाएंगे। आधा अभी डाल लिया है, आधा बाद में डाल देंगे, इसके लुम्स ना बने। अब बाकी का आधा भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैं इसमें मिक्सअप कर दूँगी। बस देखिए मिल्क हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब जो हमने ड्राई रोस्ट किया था कोकोनट वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसे हम जब तक पकाएंगे जब ये पूरा बैटर जो है वो कढ़ाई ना छोड़ने लगे, अपनी जगह से चमचे के साथ ही जो है वो मूव ना करने लगे। देखें ये अच्छी तरीके से जो है वो पक चुका है और कढ़ाई भी छोड़ने लगा। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून के करीब ज़ाफ़रानी एसेंस। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर ज़ाफ़रानी एसेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट के तौर पर इलायची पाउडर यूज़ कर लीजिए। बस ये हमारा तैयार हो चुका है। देखिए ये चमचे के साथ साथ मूव कर रहा है। बस अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। ये देखिए ये थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं हुआ है वरना ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। आधे पोर्शन में मैं तकरीबन थोड़ा सा जो है वो 2-3 पिंच मैंने ये ग्रीन कलर यूज़ किया है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आधा पोर्शन हमारा ग्रीन हो जाए, आधा पोर्शन हमारा जो है वो वाइट रहे। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है मैंने। आप चाहें तो आप कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये सफ़ेद पोर्शन में से हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे इसकी। इस तरह से हम आराम से ये बॉल्स बन रही हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है ये देखिए इस तरह से हम छोटी छोटी सारी बॉल्स बना के रख लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स सारी बॉल्स हमने बना ली हैं वाइट की। अब हम ग्रीन पोर्शन थोड़ा सा लेंगे, लेकिन ये वाइट से थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। उसकी मैं फ्लैट इस तरह से ये इसको फ्लैट कर लूँगी और इसके बीच में अब मैं रखूँगी ये वाइट वाला लड्डू और इसके ऊपर इसको कवर कर दूँगी ग्रीन वाले पोर्शन को, और इसको हम हल्के हाथ से रोल करके बिल्कुल अच्छा सा लड्डू बना लेंगे। ये देखिए आराम से ये लड्डू बन गया और कोई हमें परेशानी भी नहीं हुई और कोई मुश्किल काम भी नहीं है। बहुत इजी है, बहुत आसान है और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। झटपट से बन जाते हैं ये लड्डू। जब दिल चाहे या कोई अचानक से मेहमान आ जाए, आपके हाथ में अगर सारी चीज़ें मौजूद हैं किचन में, तो आप आराम से इसको झटपट से बना सकते हैं। ये देखिए सारे लड्डू हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा कोकोनट जो हमने बचाया था, अब हमें ये सारे लड्डुओं को उसमें रोल करना है। ये देखिए इस तरह से हम डेसिकेटेड कोकोनट की हम इसके ऊपर लेयर बना देंगे, कोटिंग कर देंगे और इस तरह से तैयार करके हम सारे लड्डुओं को रखते जाएंगे। ये लीजिए सारे के सारे लड्डू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। देखें कितनी इजीली और झटपट से ये लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर पिस्ता, बादाम, काजू, कोई भी ड्राई फ्रूट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इस पे लगा सकते हैं कट करने के बाद। सो व्यूअर्स है ना बहुत आसान सी और बहुत क्विक सी रेसिपी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो मेरी रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है एग पुडिंग की, कैरेमल एग पुडिंग की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनती है। अब आप बआसानी अपने घर में बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। कैरेमल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून शुगर ले ली है। अब मैं इस शुगर में 2 टेबलस्पून वाटर शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसका कैरेमल अच्छे तरीके से बन सके। फ्लेम आपने मीडियम लो पर रखनी है और मीडियम लो फ्लेम पर ही आपने इसको पकाना है उस वक्त तक जब तक ये गोल्डन कलर में नहीं आ जाती और हमारा कैरेमल रेडी नहीं हो जाता। सो व्यूअर्स, जब तक हमारा कैरेमल रेडी हो रहा है हम यहाँ पे मोल्ड में जब तक ऑयलिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल स्पिल करके इस पे ऑयलिंग कर दूंगी और इसको हम तैयार करके रेडी करके सेपरेट रख देंगे। मैंने यहाँ पे अपना केक मोल्ड ले लिया है। अगर आप पुडिंग मोल्ड लेना चाहें पुडिंग मोल्ड ले लें, या फिर कोई स्टील का या कोई और सा बाउल लेना चाहें प्लास्टिक के अलावा, तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। चलें, अब वापस हमें कैरेमल की तरफ आ जाना है। इसको हमें चलाते रहना है। थोड़ी ही देर में तकरीबन इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा होने लगेगा। ये देखिए गोल्डन ब्राउन इसका कलर हो चुका है। अब मैंने इसकी क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए 4 to 5 ड्रॉप्स लेमन जूस के डाल दिए हैं और मैं इसमें 2 टेबलस्पून वाटर शामिल करके, अब ये देखें कैरेमल हमारा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब हम इसे मोल्ड में शामिल कर देंगे। इस तरह से हम सारा का सारा कैरेमल निकाल के मोल्ड में डाल देंगे। पुडिंग बनाने के लिए अब हम एक बाउल लेंगे। उस बाउल में मैं एक एक करके 3 अंडे शामिल कर दूंगी। 3rd एग शामिल करने से पहले मैं एक टिप आपको बताती हूँ, एक ट्रिक है ये देखें। जिस तरह से अंडे में ये एक वेन सी नज़र आती है, आप इस वेन को रिमूव कर दें। सबसे पहले तो आपको इसके साथ फुटबॉल खेलनी पड़ेगी, हो सकता है कि ये जल्दी निकल जाए। बस ये देखें, इस तरह से आपने ये वेन जो है निकाल लेनी है। ये वेन आप निकाल लेंगे तो इससे जो अंडे में एक स्मेल आती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी एक मिसान सी आती है, वो इसमें नहीं आएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से हमने 3 अंडे इसमें शामिल कर दिए हैं बाउल में। बस अब यहाँ पे सारा काम है विस्कर का। अब हम इसको थोड़ा सा विस्क करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 3 टेबलस्पून शुगर के साथ साथ मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस भी शामिल कर दिया था। पुडिंग का मज़ीद प्रोसीजर बताने से पहले हम यहाँ पे पहले अपने एक बर्तन ले लेंगे और उसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल कर दूँगी और इसको हम हीटअप होने के लिए रख देंगे ढक के, क्योंकि पुडिंग हमने स्टीम देनी है। आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं पुडिंग, लेकिन मैं यहाँ पे स्टीम देकर पुडिंग बनाऊँगी। अब मैं एग और शुगर के इस मिक्सचर में 1 कप वार्म मिल्क डाल दूंगी। तकरीबन ये 250 ml मिल्क मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। अब मैं इसको अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से जो है इसको विस्क करूँगी ताकि इसमें जो मैंने चीनी शामिल की थी वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। मैं यहाँ पे विस्कर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप ब्लेंडर या बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हमारा ये बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं एक छानी लूँगी और उस छानी में से छान के उसी मोल्ड में मैं ये सारा का सारा बैटर शामिल कर दूँगी जिसमें मैंने कैरेमल निकाला था और जिसमें हमें पुडिंग बनानी है। बस इस तरह से हमने छान लेना है और सारा के सारा झाग जो है वो छन्नी में रह जाएगा। अब हम इस मोल्ड को पहले से ही बॉयल होते हुए पानी में रख देंगे बर्तन में और इसको मैं ऊपर से कर दूंगी एक प्लेट से कवर। अच्छा, अगर आप ओवन में रख रहे हैं तब भी आपने पानी एक बर्तन में लेके उसी में रखना है इसको। प्लेट से कवर करने के बाद मैं इस पर लिड भी लगा दूंगी और तकरीबन 30 to 35 मिनट्स में हमारी पुडिंग बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। चलें फिर वेट करते हैं 35 मिनट्स का। जी व्यूअर्स, 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपनी पुडिंग को चेक कर लेते हैं। पहले अगर आप प्लेट यूज़ कर रहे हैं इसको कवर करने के लिए तो प्लेट के ऊपर पानी जमा हो जाता है, उसका ध्यान रखिएगा वो पुडिंग के बाउल के अंदर ना जाए। अब ये मैं एक स्टिक से पुडिंग चेक कर रही हूँ। देखें स्टिक हमारी बिल्कुल क्लियर बाहर आ रही है, इसका मतलब है हमारी पुडिंग बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये ठंडी भी हो जाए और मज़ीद सेट भी हो जाए।
1 घंटा होने के बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में से निकाल लिया है। अब हम इसके किनारों को छुड़ा लेंगे। मैं स्पैचुला से छुड़ा रही हूँ क्योंकि नाइफ़ से ये कट के इसकी खूबसूरती ख़राब हो सकती है, इसलिए स्पैचुला से बहुत इजीली ये किनारे छूट जाते हैं। अब हम इसको एक प्लेट में पलट के निकाल लेंगे। कि इसको पलटते हैं हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब इसको मोल्ड को आराम से उठा लीजिए। माशाल्लाह पुडिंग हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए बिल्कुल सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। अब हम इसको कैरेमल के डिज़ाइन से ही डेकोरेट कर लेते हैं। ये डिज़ाइंस मैंने शुगर से ही बनाए थे। अगर आप चाहते हैं कि ये डिज़ाइंस की रेसिपी भी मैं डालूँ, आपको बनाना सिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हम इनको यहाँ लगा देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इनके जो छोटे छोटे पीसीस थे उनको भी मैं साइड में डेकोरेट कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, पुडिंग हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आप ठंडा ठंडा सर्व करिएगा। अब मैं इसे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ इसके अंदर का टेक्सचर। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट। अब हम इसे टेस्ट करके भी देख लेते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। इसको सॉस के साथ खाइए और जो इसमें मैंने कैरेमल का क्रंच डाला है उसके साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही लजीज और बहुत ज़्यादा यमी बनती है ये। बच्चों के लिए तो ये आइडियल है, बच्चों की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस सी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें ना तो मैं खोया इस्तेमाल करूँगी, ना ही मिल्क पाउडर इस्तेमाल करूँगी और ना ही ज़्यादा मेवा इस्तेमाल करूँगी। लेकिन खीर इतनी बेहतरीन बनकर तैयार होगी कि खाने वाले तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे और ये समझेंगे कि शायद पकवान से बनवाई गई खीर या बहुत ज़्यादा मेवा और खोया इसमें इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसे मैं लो बजट खीर कहती हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं डालते, लेकिन खीर ऐसी बनती है जैसे उसमें भरपूर खोया और मेवा इस्तेमाल किया गया हो। तो चलिए फिर हम ये सादी सी सिंपल सी झटपट बनने वाली खीर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल ले लिए हैं। चावल देखें मैंने यहाँ पे टूटे वाले लिए हैं। खीर में टूटे चावलों को पीसने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप चाहें तो आप साबुत चावल भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाती है पीसने के लिए। इन चावलों में से सिर्फ 3.5 टेबल स्पून के करीब चावल मैं एक प्याले में ट्रांसफर कर लूंगी। अब इन चावलों में मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी और इन चावलों को हम अच्छी तरीके से मसल के धो लेंगे। इन चावलों को आप 2 से 3 पानी से जरूर लाजमी धोइएगा। ये देखिए 2 से 3 मरतबा मैंने चावलों को अच्छी तरीके से धो लिया है। इनको भिगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैं इनको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। किसी देगची में इन चावलों को डाल के 1 गिलास पानी शामिल करके उसको बॉईल होने के लिए रख दीजिए और बहुत सॉफ्ट सा हमें इनको बॉईल करना है। यहाँ पे मैंने 1 लीटर के करीब दूध ले लिया था। मैंने पैकेट वाला दूध इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप डेयरी का या फिर कोई सा भी मिल्क यूज कर सकते हैं। उबाल आ चुका था और दूध गर्म हो चुका है। चावल भी हमारे बॉईल हो चुके हैं। चावलों को इस तरह से देखिए पानी निथारने के बाद यहाँ पे हमें सिर्फ चावलों को ऐड करना है। चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस ये तमाम चावल मैं इस दूध में शामिल कर दूंगी। चावलों को दूध में शामिल करने के बाद हम चमचे की मदद से चावलों को अच्छी तरीके से दूध में मिक्स कर लेंगे। एक भी गुठली, एक भी लूम बाकी नहीं रहना चाहिए। चावल अच्छी तरीके से दूध में मिक्सअप हो जाने चाहिए। चावलों को दूध में हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 पापे, जो कि आम नॉर्मली पापे आते हैं आप लोगों के घरों में, ये वही पापे हैं। इन 2 पापों को मैं इस शॉपर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद मैं एक कुटनी की मदद से इन पापों को अच्छी तरीके से कूट लूँगी। आप चाहें तो आप ये काम ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, बस इसको हमें बारीक कूटना है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी ईजीली ये कूट जाते हैं और बारीक हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप कुटनी से कूटेंगे तो ये बहुत ईजीली कूट जाएंगे और बारीक सा पाउडर इनका बनाना है हमें। ये देखिए पापों को हमने बहुत बारीक सा पीस लिया है। इस तरह से हमने कूट के बारीक सा पाउडर इसका बना लिया है। बिल्कुल भी मोटे वाले टुकड़े नहीं रहने चाहिए पापों के, वरना वो बुरे लगेंगे, वो मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम पर दूध हमारा पक रहा है, जिसमें हम चावल डाल चुके हैं पहले से ही। एक बात का ख्याल रखिएगा कि चावल डालने के बाद खीर को इसी तरह से छोड़ना नहीं है, बल्कि बीच बीच में आपने लाजमी स्पून स्टिर करना है इसमें, वरना चावल अगर नीचे में पैंदे में बैठ जाते हैं तो वो जल भी सकते हैं। इस तरह से वक्फे वक्फे से आपने 1 से 2 मिनट में चमचा चलाते रहना है। अब जो पापों का चूरा हमने पीस के रखा था वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं यहाँ पे सारे इकट्ठे डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको हाफ हाफ करके भी डाल सकते हैं। पापों का चूरा ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें भी गुठली नहीं रहनी चाहिए और इसमें किसी चीज़ की डरने की बात नहीं होती। अगर गुठली बन भी गई इसमें तो ये बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये पापे हैं, जैसे जैसे पकेंगे वैसे वैसे सॉफ्ट होते चले जाएंगे और एकदम डिजॉल्व हो जाएंगे ये खीर के अंदर, और कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने इसमें खोया नहीं बल्कि पापे शामिल किए हैं। है ना कितनी मज़ेदार सी ट्रिक। अब ये आपको ऊपर जो ब्लैक ब्लैक सा पापों का छिलका सा नज़र आ रहा है, ये भी एंड में नज़र नहीं आएगा और इतनी स्मूथ और इतनी क्रीमी आपकी खीर बनके रेडी होगी।
एक मरतबा जब बनाएंगे ना तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये आपने क्या कर दिया है, क्या मज़ेदार से आपने खीर बना ली है। बस इस तरह से वक्फे वक्फे से आपने खीर को चलाते रहना है जब तक खीर गाढ़ी नहीं हो जाती। मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसको चूल्हे पर पकाना है। अब एक पैन में हाफ कप के करीब मैं चीनी शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो आप चीनी को कम भी रख सकते हैं अगर आप कम खाते हैं। बस इस तरह से हमने चीनी को स्प्रेड कर देना है और चीनी को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख के छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए 8 से 10 मिनट लगेंगे, चीनी हमारी मुकम्मल तौर पर घुल जाएगी, कैरामलाइज हो जाएगी। बस इस तरह से हमने कलर लाना है। कलर आप चेक कर लीजिए, कलर इस तरह से आपका चीनी का सुनहरा होना चाहिए। इससे ज़्यादा डार्क अगर ब्राउनिश शेड में आ जाएगा तो आपकी खीर कड़वी हो सकती है। शुगर कैरेमल हमारा रेडी हो चुका है। बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम खीर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तकरीबन धीमी आंच पे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं खीर को, लेकिन आप देखिए खीर को हमें ज़्यादा इतने घंटों नहीं पकाना पड़ा और इस तरह के छोटे छोटे स्टेप से हमारी खीर का कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हमने घंटों से खीर को चूल्हे पे रखा हुआ है। अब आपको घंटों खीर को चूल्हे पे रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से खीर बनाइए, बिना खोए के, बिना कंडेंस्ड मिल्क के और बिना मिल्क पाउडर के आपकी एकदम गाढ़ी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सोंधी सोंधी जायकेदार खीर बनके रेडी होगी और जिसको भी खिलाएंगे वो आपको दाद दिए बगैर नहीं रहेगा। बस इस तरह से हमने खीर में कैरेमल शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए हम पकाएंगे हल्की आंच पर। देखिएगा ये खुद इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में ही इसका टेक्सचर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पकते हुए अभी 5 से 7 मिनट ही हुए हैं और कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर हो गई है। टेक्सचर देखिए कितना बेहतरीन हो गया है इसका। बस ये खीर हमारी डन हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। आखिर में मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है। अगर आप इलायची कूट के शामिल करना चाहते हैं तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले डालिएगा फिर। और अब लास्ट में मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 से 3 ड्रॉप्स के करीब केवड़ा एसेंस, जो कि इसकी खुशबू को मजीद इनहेंस कर देगा और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट कर देगा। खाने वाले आपको दाद लाजमी देंगे। कलर देखिए, टेक्सचर देखिए और इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी खीर बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। जब खीर मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाएगी और आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तब ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैं जब भी इस तरह से खीर बनाती हूँ बहुत झटपट बन जाती है और इतनी टेस्टी बनती है कि ये एक वक्त से ज़्यादा दूसरे वक्त में नहीं चलती, एक ही वक्त में ख़त्म हो जाती है। इतनी लजीज और इतनी बेहतरीन खीर बनके रेडी होती है। अब इसको गार्निश करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश शामिल करूँगी और थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्तों से इसको गार्निश करेंगे। आपके पास जो भी मेवा अवेलेबल हो आप वही ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार, बिना खोए, बिना मिल्क पाउडर और बिना कंडेंस्ड मिल्क के। आप इस खीर को एक मरतबा बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि आपकी खीर बहुत ही लजीज बनेगी और लाजमी आप दाद वसूल करेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर बनी है। दावतों में भी आप इस खीर को बना सकते हैं। आपको फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।